गजनवी फोर्स के आतंकियों ने किया बड़ा खुलासा। पुंछ में आतंकवाद को दोबारा जिंदा करने की सौंपी गई थी जिम्मेदारी। मंगलवार को किरनी सेक्टर में किए गए थे गिरफ्तार। महबूबा मुफ्ती ने अब तालिबान को हकीकत दिया करार। अफगानिस्तान में शरीयत कानून लागू करने पर भी डाली अपनी सलाह। और चुनावी प्रक्रिया से दूर नहीं रहेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। धारा 370 राज्य का दर्जा वापस दिलाने का लिया संकल्प। तालिबान से की मानवाधिकारों का संरक्षण करने की अपील। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले बात करेंगे पुंछ की। पुंछ में मंगलवार को सेना और पुलिस द्वारा पकड़े गए जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स के तीनों आतंकियों से पूछताछ के दौरान यहां अहम खुलासे हुए हैं। तीनों ने पुलिस को पूछताछ में बताया है कि उन्हें पुंछ में आतंकवाद को फिर से जिंदा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और पुंछ के एसपी लियाकत चौधरी ने बताया कि इन तीनों के अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है और इन आतंकियों की पहचान जहांगीर अली, वशारत खान और शिराज के रूप में की गई, जिनके कब्जे से 2 पिस्टल, 4 मैगजीन, 100 राउंड और 4 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए थे। जहांगीर अहमद नामी एक शख्स को पकड़ा गया। उसके पास से 2 पिस्तौल, 100 राउंड और 4 मैगजीन्स ये रिकवर हुई। उसके बाद हमने फर्दर उसके साथ बात करने की कोशिश की, उसके साथ इन्वेस्टिगेट किया तो उसमें फर्दर चीज़ें और सामने आई। उसके इंकशाफ पे हमने 2 लोगों को और पूछताछ के लिए उठाया है। उसमें एक बशारत खान है और एक शिराज है। ये दोनों लोग सुरनकोट के हैं। बाकी इस केस में अंडर रेलिवेंट सेक्शन ऑफ लॉ FIR लगा के तो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें चांसेस लगते हैं कि ये इसके लिंकेजेस और भी आगे होंगे। जो जो इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी वो सामने आ जाएंगे। कि जो इनिशियल हमें उनके कुछ चीज़ों से पता चला है वो है जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स नाम की। तो उन लोगों का फिलहाल जो टारगेट है, जो अभी तक हमने इनसे पूछताछ की है, उनका वो पुंछ डिस्ट्रिक्ट में मिलिटेंसी को रिवाइव करने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। तो पीडीपी की प्रधान और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अब एक और विवादास्पद बयान दे दिया है। महबूबा मुफ्ती ने तालिबान को अब हकीकत करार देते हुए उसे अफगानिस्तान में सही शरीयत कानून लागू करने की सलाह दे डाली है। महबूबा ने कहा कि तालिबान को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी पिछली यहां छवि जो मानवता और बुनियादी अधिकारों के खिलाफ थी, उसे फिर से न अपनाया जाए और अगर वे अफगानिस्तान पर शासन करना चाहते हैं तो उन्हें सही शरीयत कानून लागू करना चाहिए, जिसमें महिलाओं के लिए अधिकार हो और तभी उनके अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध हो सकेंगे। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में अखरान गांव में पत्रकारों के सवालों के जवाब में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर तालिबान को ही यहां पर करेगा जो उन्होंने 90 के दशक में किया था, तो ये सिर्फ अफगानिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए घातक होगा। अगर तालिबान सही शरीयत कानून को लागू करता है जिसमें महिलाओं को पूरे अधिकार मिले, तभी वो विश्व के लिए यहां उदाहरण बन सकता है। क्योंकि तालिबान एक हकीकत बन के सामने आ रहा है और उनको चाहिए कि जो उनकी जो पहली बारी में उनकी जो इमेज बनी है वो बहुत ही इंसानों के खिलाफ थी, ह्यूमैनिटेरियन राइट्स के खिलाफ थी। और अब की बार अगर वो आए हैं और हुकूमत करना चाहते हैं अफगानिस्तान में, तो उन्होंने वाकई जो इस्लामी जो शरिया जो कहता है असली, ये नहीं जो वो कहते हैं, जो हमारे कुरान शरीफ में है जिसमें औरतों के हुकूक हैं, औरतों के राइट्स हैं, बच्चों के राइट्स हैं, बूढ़ों के राइट्स हैं और किस तरह गवर्न करना चाहिए, जो मदीने का हमारा मॉडल रहा है हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो अगर वो वाकई उस पर अमल करना चाहते हैं तो मुझे लगता है वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकते हैं अगर वो उस पर अमल करेंगे। और तभी दुनिया की जो कंट्रीज हैं उनके साथ अपना कारोबार कर सकती हैं। अगर उन्होंने खुदा ना खास्ता जो 90s में उन्होंने अपना एक तरीक़ेकार अपनाया था, अगर उसको अपनाते हैं तो फिर सारी दुनिया के लिए नहीं, खासकर अफगानिस्तान के लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगी।
तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने विधानसभा चुनावों में भाग लेने का भी संकेत देते हुए कहा कि हम चुनाव प्रक्रिया से दूर नहीं रहेंगे, लेकिन पहले केंद्र को जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए। श्रीनगर में आज अपने पिता स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की मजार पर ये पहुंचे हुए थे और उनकी 39वीं बरसी पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि जम्मू कश्मीर में कब विधानसभा चुनाव होंगे। जब भी ये चुनाव होंगे हम इनका बहिष्कार नहीं करेंगे और हम इनसे दूर रहने की बजाय इन चुनावों में हिस्सा लेंगे और चुनावों में पूरी तरह से जीतने की भी कोशिश करेंगे। तो केंद्र सरकार को चुनाव कराने से पहले जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का ऐलान कर देना चाहिए। वहीं अनुच्छेद 370 से संबंधित सवाल पर उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने, अनुच्छेद 370 की पूर्ण बहाली के लिए हम यहां हमेशा संकल्पबद्ध हैं और प्रयासरत हैं और इसे लेकर हमारे स्टैंड और नीतियों में कोई बदलाव नहीं है। और अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार से सत्तासीन होने पर उन्होंने कहा कि तालिबान को मानवाधिकारों का संरक्षण करना होगा। अगर वे इस्लाम के नाम पर सरकार बना रहे हैं तो उन्हें यहां इस्लाम के बुनियादी उसूलों का भी पूरी तरह से ख्याल रखना होगा। मैं जानता नहीं हूं कब होंगे, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन से दूर नहीं रहेगी। हमने इलेक्शन लड़ना है और इंशाल्लाह जरूर लड़ेंगे है। और जहाँ तक 370 का मामला है, 35A का मामला है, हम तो उसमें डटे हुए हैं। उसमें कोई हम में कोई शिगाफ नहीं आया है उसमें और इंशाल्लाह एक दिन उसको ज़रूर कामयाब। देखिए, अफ़गानिस्तान एक अलग मुल्क है और उन्हें अब उस मुल्क को संभालना जो वहाँ पे आए हैं। मैं यही उम्मीद करूँगा कि वो इंसाफ हर एक से करेंगे और एक अच्छी हुकूमत चलाएंगे जिसमें वो इंसानी हकूक़ को मद्देनज़र रखेंगे और इस्लामी उसूल पे चलाएंगे। मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए हर मुल्क के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुक़ पैदा करने। तो कश्मीर के साथ साथ जम्मू सूबे में भी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को पुण्यतिथि पर भावनीय श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्यालय शहरी कश्मीर भवन में भी यहां आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी के संभागीय अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राणा सहित पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को नमन किया। दूसरी ओर सांबा की विजयपुर में भी पार्टी नेता सौदागर गुप्ता की देखरेख में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मरहूम अब्दुल्ला को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए गए। जितना खुल्ला के सारे मैं ऑन रखा गाड़ी में ऑन मैडम मैं गाड़ी में ऑन रखता हूँ, सभी का आ जाएगा, थोड़ा सा खुला हो जाइए। में पिछले 3 दिनों से ही आप देखिए किस तरह से हालात बने हुए हैं। पिछले 3 से बीच में ही हो रही बारिश मौसम में अब पूरी तरह से हल्का बदलाव देखा गया है। यानी पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश होती हुई नजर आ रही है, बीच में रुक जा रही है। तो आज बारिश से मौसम सुहावना होने से लोगों ने भी राहत की सांस ली है। हालांकि जम्मू में कई जगहों पर ये बारिश राहत बनकर सामने आई है, लेकिन कई जगहों पर आफत बनकर साबित हुई है और जगह जगहों पर जलभराव होने से लोगों को आवाजाही में भी दिक्कतें झेलनी पड़ी। और इस बारिश से यहां चुभने वाली गर्मी से बेहाल लोगों को राहत जरूर मिली है, उन्होंने राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन किसानों में अच्छी फसल की उम्मीद कहीं ना कहीं जगती हुई नजर आई। तो सोमवार के बाद मंगलवार सुबह भी बारिश हुई थी, लेकिन आज मूसलाधार बारिश होने के बाद यहां उमस से लोगों को निजात मिली। मौसम विभाग ने और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले भविष्यवाणी भी की थी, लेकिन मौसम विभाग के माध्यम से भारी बारिश के अनुमान पहले से ही लगाए गए थे। इस बारिश के बाद रात को और सुबह के मौसम में हल्की ठंडक होने की संभावना है। इस वर्ष जुलाई के दूसरे पखवाड़े को छोड़कर लगभग पूरे मानसून में ही बारिश सामान्य रूप से कम हुई है। बहुत चेंज हो गया इस बारिश के लिए, बहुत बारिश हुई है, इसके लिए वो किसानों का बहुत फायदा हो गया। वो भी परेशान थे बारिश के लिए, इसके लिए वो अच्छा हो गया उनके लिए भी। बाकी इधर भी अच्छा है, जो मच्छर मुच्छर सब मर गया, बस ठीक हो गया मौसम। गर्मी से तो राहत मिलेगी, लेकिन उसके अलावा हमारे जो किसान भाई हैं जो काफ़ी देर से इस बार कम बारिश की वजह से जूझ रहे थे, फसलें खराब हो रही थी, उनके लिए काफ़ी एक राहत भरी सांस होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं मक्की का सीज़न है, उसके लिए बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। कंडी एरियाज में खासकर फसलें प्रभावित हो रही थी। इसके अलावा शहर की बात करें तो यहाँ पे भी उमस इस बार इस महीने तक भी जाने का नाम नहीं ले रही थी। कहीं ना कहीं इस बारिश से जो बताई जा रही है कि अभी 2-3 दिन और जारी रहेगी, सभी को जो है ज़रूर रियायत मिलेगी।
तो बारिश का कहर आज जम्मू पठानकोट हाईवे पर कठुआ व शहर के भीतरी इलाकों में भी एक बार फिर से देखने को मिला। नेशनल हाईवे जहां झील में तब्दील हो गया, वहीं जिला अस्पताल को हाईवे से जोड़ने वाला मार्ग एक बार फिर से यहां बारिश की वजह से कटता हुआ नजर आया। बारिश की भेंट चढ़ गया। ये मार्ग पिछले कुछ महीने से बारिश के दौरान अक्सर क्षतिग्रस्त हो जाता है और आज भी अस्पताल आए हुए मरीज और तीमारदारों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो कठुआ के बाजार व गलियां भी पानी से लबालब भर गई, जिससे लोगों का रोजमर्रा का कामकाज बेहद प्रभावित हो गया। लेकिन ये त्रासदी जो है इसकी जांच होनी चाहिए कि 4 बार जो पुलिस यहाँ पे बनी है उसका पैसा कैसे गया, क्यों आरजी काम यहाँ पे किया जा रहा है। अगर टेम्परेरी भी कोई ब्रिज बनाना है तो हमने देखा जैसे फौज ब्रिज बनाती है तो बड़े बड़े दरियाओं पे पुल बन जाते हैं, तो ऐसे कोई लोहे का पुल जब ऐसे होता तो इस पे लगातार बनता। लेकिन ये पुलियाँ डालकर ये नकली काम जो करते हैं कि पानी में पैसा भी बह गया और पुली भी बह गई। मैं अपनी जम्मू कश्मीर की जनता और खास कर कठुआ के लोगों की सराहना करना भी लोगों देखो जी असली हालत देखो। अगर अज साढ़े लोगों नालों वधी मेडिकल कॉलेज मेरा बच्चा नहीं है, सारे जो बच्चे ने वो कियां फसे दे। मैं सच्चाई सामने लिया रहा, मीडिया की मेहरबानी इनू देखो। और लंगर साहब की डिब काम साहब की सुनाना चाहते हैं, फिर गवर्नर साहब ने बाकी बड़े बड़े मिनिस्टरें के इतना आना नहीं, इन नारे काम मौजूद क्योंकि इतने कमीशन घट है। कि मैं लंगर साहब ही आखना जनाब मौके पर आओ तो कोई रस्ते का व्यवस्था करो। तो सेना की 24 राष्ट्रीय राइफल्स ने देश के राष्ट्रीय खेल को सम्मान देते हुए गांदरबल में आज एक हॉकी मैच का आयोजन करवाया। ये मैच देश की अंडर 14 आयु वर्ग की लड़कियों की टीम और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की लड़कियों की टीम के बीच करवाया गया। खेलो इंडिया कैंपेन के तहत आयोजित इस मैच में दोनों टीमों ने जीत के लिए अपना दमखम दिखा दिया और खिलाड़ियों में बेहद उत्साह भी देखा गया। प्राउड फील हो रहा है आर्मी की तरफ से खेल के, क्योंकि इंडियन आर्मी हमारे लिए बहुत कुछ करती है, इसलिए हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हम इससे पहले भी आए, इससे पहले यहाँ सामने साइड टूर्नामेंट हुआ था कश्मीर यूनिवर्सिटी में, हम वहाँ आए थे और 2019 में आए थे और उसके बाद अब आए। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ खेलने में, बाकी जो यहाँ की लोकल लड़कियाँ उनके साथ भी खेलने में मज़ा आता है। लास्ट ईयर से खेला है लेकिन उतनी अच्छी तरीके से नहीं सीखा था, जैसे कि आज जो हमारे ये कोच साहब आए इन्होंने हमें बहुत ही अच्छे से सिखाया। जितना हमसे हो सका उतना हमने सीख लिया है और आगे भी सीखने की कोशिश करेंगे कि इससे बेटर हमारी जो गेम है वो आगे चले। इसके लिए हमें सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और ये जो है इक्विपमेंट्स मिलने चाहिए, खास करके कोच मिलने चाहिए जो हमें प्रॉपर टाइम पे गाइड करे कि कैसे खेलना है, कैसे सीखना है हमें बॉल को। तो जम्मू के डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर ने आज कठुआ के हरियाचक गांव में ब्लॉक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों के मन की बात सुनी और जिले के डीसी राहुल यादव व प्रशासन के अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर यहां उन्होंने पंचायतों के प्रतिनिधियों व आम लोगों को पेश आ रही समस्याओं का संज्ञान लेते हुए उन्हें जल्द हल करने का भी आश्वासन दिया। नरेगा की प्रीवियस लाइबिलिटी वो बड़ा इंपॉर्टेंट आज की डेट इस मटीरियल लाइबिलिटी क्लीयर करना एक बड़ा इंपॉर्टेंट टारगेट है। वो डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट वो हाथ लगे दे नहीं है कि आप कंसोलीडेट करिए फिर उसी फोकस करिए तो वो ऊपर काम करते। माइनिंग जियां तुझे आखिया माइनिंग इधर अगर इलीगल माइनिंग इधर वो आती है वो भी बड़ा सीरियस इशू है। डीसी साहब एसएसपी साहब वो ऊपर कार्रवाई करके बट एक चीज़ नहीं मैं तुझे दसा बड़ी अच्छी जी भी लगी वो ये है कि तुमरी डिस्ट्रिक्ट कठुआ की जी टीम है वो मैं समझना पूरे साढ़े डिवीजन ही पूरे सूबे वन ऑफ द बेस्ट टीम है। ई वेस्ट का सही तरीके से निस्तारण कर पर्यावरण संरक्षण में लोगों की भूमिका सुनिश्चित करने के तौर तरीके से लोगों को अवगत कराने के लिए धर्मनगरी कटरा में भी अब किस तरह से उम्दा शुरुआत की गई है। इस सिलसिले में कटरा में ई वेस्ट इकट्ठा करने के लिए एक वैन की शुरुआत की गई और इस प्रक्रिया का उद्घाटन रियासी के डीसी चरणदीप सिंह ने की। उन्होंने बताया कि ये वैन घरों में बेकार पड़े हुए उपकरण इकट्ठा करेगी जिन्हें निस्तारण के लिए भेज दिया जाएगा। उसी के चलते आज हमने एक यहाँ पे जो पिकअप वैन है उसका एक शुरुआत की है। ये डिफरेंट वार्ड्स में जाके ई वेस्ट जो है उसे कलेक्ट करेगी और जो हमारी लोग इसमें
इन्वॉल्व हैं वो इनफैक्ट जो स्क्रैप रहेगा या जो भी आइटम रहेगी उसका एक पर्टिकुलर प्राइस जो है तय होगा और उनको दे दिया जाएगा, जो आइटम भी उसमें दी जाएगी। इससे दो काम हो गए, एक तो आदमी के घर में जो सामान पड़ा हुआ है जिसको अभी तक कोई इस्तेमाल में नहीं लाया है वो वापस फैक्ट्रीज़ में चला जाएगा और उसका दोबारा से उसका सामान बन पाएगा, और साथ ही साथ कुछ जो प्राइस जो है उसको भी मिल जाएगी। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है और मैं आपके माध्यम से सबसे ये गुजारिश करूँगा कि जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है और उसमें अगर ई वेस्ट भी हम जैसे अब बात करना शुरू कर गए हैं, आने वाले समय में आप देख रहे हो कि बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं और हमारे ऊपर ही थोपा जा रहा है कि इंसान ने ही सब चेंजेस लाई हैं, तो हमें अपनी कंट्रीब्यूशन तय करनी होगी ताकि सोर्स से ही हम उसको रिड्यूस कर सकें और अपने पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बना सकें। तो रियासी के भारत इलाके में स्थित यहां गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल को चोरों ने निशाना बना दिया है। चोरों ने स्कूल में से अधमारी कर स्कूल में रखी हुई यहां 10 सोलर बैटरियां लेकर वो रफू चक्कर हो गए हैं। इसकी जानकारी स्कूल के स्टाफ को आज सुबह स्कूल पहुंचने पर मिली है, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया और पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। जैसे हम सुबह यहाँ आए हैं तो इधर सबसे पहले ये हमारे यहाँ एक पीएन है मुनीसी, वो जैसे ही यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ये जो मेन गेट है यहाँ ये हमारे अपस्टेयर्स का, तो यहाँ वो लॉक ही नहीं था। तो उसके बाद वो यहाँ रुक गया कि वो यहाँ से आगे साथ में ये वाइट जो देखे ना पाँव के निशान, जूतों के निशान जो थे, तो उस कारण से वो पीछे रुक गया। तो उन्होंने सबका वेट किया था, जब सब हम यहाँ आए देखो जैसा, तो फिर हमने SHO पौनी को फ़ोन किया है कि ऐसे यहाँ हुआ। तो उनकी टीम आई है, जब वो टीम आई है तो उन्हें ही जाके देखा ऊपर, तो ऊपर वाला जो एक स्टोर था जहाँ हमारे सोलर बैटरीज लगी थी वो दरवाज़ा कभी लॉक ही नहीं था। तो जब अंदर जाके उन्होंने देखा तो ये सोलर सेट जो हमारा जहाँ फिट हुआ था उसकी 16 बैटरी थी, लेकिन उसमें से 10 बैटरी जो थी वो मिसिंग है। तो ये शायद रात की कोई ऐसा वाक़या हुआ है, कोई ऐसे लोग चोर आए हैं तो वो यहाँ से हमारे स्कूल की बैटरी 10 बैटरी को ले गई। तो जम्मू नगर निगम के निर्दलीय व कांग्रेस के पार्षदों ने करीब 6 महीने के बाद होने जा रही जनरल हाउस की बैठक का ऑनलाइन तरीके से किए जाने के फैसले पर ऐतराज जताया है। इन पार्षदों का कहना है कि लोगों को पेश आ रही समस्याओं पर चर्चा करना, उनका हल निकालना और ऑनलाइन तरीके से संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन लिहाजा ये बैठक ऑफलाइन मोड में ही होनी चाहिए। तो पार्षद साथ ही साथ अशोक सिंह की अगर बात करें तो अशोक सिंह मनहास ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जनरल हाउस की बैठक में इस तौर तरीके की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि अगर संसद यहां ऑफलाइन मोड में चल सकती है तो जनरल हाउस की बैठक का भी इसी तरीके से आयोजन किया जाना बहुत जरूरी है। जितने भी कारपोरेटर हैं ये उनके 10 तारीख को ऑनलाइन जो जनरल हाउस की मीटिंग कर रहे हैं, ये एक बड़ी शर्म की बात है कि 5-6 महीने के बाद हमारा हाउस लगने जा रहा है और वो भी हमारा ऑनलाइन मोबाइल पर। आप बताइए हमारे जो मुद्दे हैं यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे, हमारी डेवलपमेंट रुकी हुई है। कारपोरेशन में हर एक विंग में हमारे जो है यहाँ पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रही है, तो हम मोबाइल पर कैसे हम उसको एड्रेस कर पाएंगे? क्योंकि जब हाउस लगता है तो वहां पे हमारे 75 कारपोरेटर और सामने हमारे मेयर और डिप्टी मेयर और कमिश्नर बैठते हैं और उसके बाद वहां पे हमारा सारा स्टाफ होता है, हमारे अफसर होते हैं। आज आपके माध्यम से हम LG गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि कारपोरेशन को एक हिदायत दी जाए कि अगर पार्लियामेंट जहां पे 500 से ऊपर हमारे MP हैं, ऑनरेबल MPs हैं, वहां पे हमारे प्रधानमंत्री जी, अगर वहां पे पार्लियामेंट पिछले दिनों वहां पे चल रही है तो हमारे कारपोरेशन में अगर 75 कारपोरेटर और थोड़े से जो मेन अफसर वहां पे आके नियर वोट 100 के करीब वहां पे लोग हो जाएंगे, तो ताकि हमारी बाड़ों के जो मसले हैं वो हम एड्रेस कर। तो जिला डोडा के गांव धोड़ित कारा का एक गुज्जर परिवार पिछले 8 दिनों से डोडा डीसी के कार्यालय के बाहर डेरा लगाए हुए है। इस परिवार के 11 सदस्य न्याय की उम्मीद लेकर डीसी कार्यालय के बाहर बैठे हुए हैं और इनका आरोप है कि आतंकवाद के दौर में जब वो अपना गांव छोड़कर यहां सुरक्षित स्थान पर चले गए थे तो उनकी 80 कनाल जमीन को एक व्यक्ति ने हड़प लिया और पिछले 10 वर्षों से वो अपनी जमीन को हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और उसी के साथ अगर डीसी की बात की जाए तो वहीं डीसी डोडा विकास शर्मा के मुताबिक उन्होंने इस मामले को उच्च स्तरीय जांच के आदेश ACR डोडा, SDM ठाठरी और तहसीलदार को दे दिए हैं। सभी अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके।
30-32 साल की बात है, ये मिलिटेंसी दौर था उस टाइम, ये मेरी माँ को पता है। 32 सालों से आपने ये केस लड़ने की कोशिश नहीं की? सर मेरी माँ लड़ती थी केस, हम उधर रहते थे, मेरी माँ केस लड़ती, वो पैसे वाले, हम पैसे वाले नहीं, हमारी कौन सुनेगा। जब वकील के पास जाते हैं उसको पैसे देंगे तो वो फाइलें बंद खुल जाएंगी, अगर पैसे बंद हो जाएंगे फाइलें हमारी बंद हो जाएंगी, हमारी कौन सुनेगा वहाँ। ये एक फैमिली मेरे पास आई थी, अपेयर भी हुई थी, तो उनकी बात सुनी गई थी। ये काफ़ी सालों से ये बताया गया कि फैमिली बाहर थी, ओरिजिनली यहीं के बिलोंग करती थी। काफ़ी सालों से बात की थी, फिर मैंने डायरेक्शन पास ऑन की थी कंसर्न्ड एसडीएम को, तहसीलदार को, और इवन एसीआर यहाँ पे और तहसीलदार यहाँ पे, कि इनका मसला देखी कि क्या इशू है, क्या वाकई इनकी कोई ज़मीन थी, अगर ज़मीन थी तो इतने 30-40 सालों से ये कहाँ थे और उस ज़मीन का स्टेटस क्या था। और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मैंने इनसे मांगी है कि क्या वाकई इनके नाम ज़मीन थी, अगर इनके नाम ज़मीन किसी और के नाम हुई है तो किस बेसिस पे हुई है, और क्या इस शख्स की कोई पुरानी ज़मीन कहीं यहाँ है। और इनको भी यही एडवाइस दिया गया है कि आप बताइए कहाँ ज़मीन है, और उस समय तक जो सारी कार्रवाई है उसको कहा है फास्ट ट्रैक पे करिए, ताकि अगर इनजस्टिस किसी के साथ हो उसको जस्टिस मिल सके। जम्मू पठानकोट हाईवे पर बारीभ्राना में बस और मिनी बस के बीच हुई टक्कर में 4 लोग घायल हो गए हैं और चारों घायलों को इलाज के लिए जम्मू के जीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये सभी घायल मिनी बस से सवार थे और यहां पर आप देखिए आमने सामने किस तरह से टक्कर हो गई। सुरनकोट बी के डीडीसी सदस्य सोहेल मलिक ने क्षेत्र में विकास कार्यों को जारी रखते हुए जेएंडके बैंक से लेकर फजालाबाद तक जाने वाली सड़क पर ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू करवा दिया है। इस अवसर पर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के अलावा इलाके के गणमान्य नागरिक भी मौजूद थे और स्थानीय लोगों ने इस कार्य को शुरू करने के लिए पीडब्ल्यूडी का आभार जताया। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।